बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि शायद लगे कि पता नहीं, ये तो आम प्रैक्टिस और आम प्रैक्टिस है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही आम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि आप सादा अल्फाज में कह लें कि ये तो अच्छा हम किताबों की बातें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या आप मतलब बता रहे हैं। हम इतने आराम से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उसको अपने जो है ना अंदाजे के मुताबिक, अपने एंगल्स के मुताबिक उसको हम दे देते हैं कि जी हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से हमसे कहा था ना कि मसलहत के तहत झूठ बोला जा सकता है, तो हम हर चीज़ में ही मसलहत ऐड कर लेते हैं और झूठ बोलते हैं। अगर हम देखें कि झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और देखो ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस पॉइंट की तरफ हम आज फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है पॉइंट के हमें पता ही नहीं लग रहा होता और हम झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब ये हैरत की बात भी है, शर्मिंदगी की बात भी है और लम्हा फिक्रिया भी है कि हमें समझ ही नहीं लग रही, हमें पता ही नहीं होता कि हमने ये झूठ बोला है और झूठ हम बोल रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे होते हैं। किधर हो, मैं घर से निकल पड़ा हूँ, आप अभी घर से नहीं निकले हुए, ये छोटा सा झूठ है कि जो हम बोलते हैं, लेकिन हम इसको झूठ नहीं समझ रहे होते हैं, कंसीडर ही नहीं कर रहे होते हैं कि ये हमारे नजदीक झूठ ही नहीं है। हम लोग क्योंकि झूठ बोल बोल के इतने ज्यादा मतलब हम लोग कहने के आदी हो गए हैं, हम फ्रीक्वेंटली इतना झूठ बोलते हैं कि हम लोगों को लगता ही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं हम सही बात नहीं कर रहे, हम सच नहीं कह रहे, हम झूठ बता रहे हैं। हम इसी तरह से हमसे गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि हम छोटे छोटे झूठ बोल बोल के इतने आदी होते हैं कि हम बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू होते हैं। बड़ी बड़ी इस तरह से गलत फहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसके हम कह लें कि घरों में भी पैदा हो जाती हैं और आपके इर्द गिर्द लोगों में पैदा हो जाती हैं। हम ज़्यादा तौर पे समझते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र है हम सिचुएशन से निकल गए हैं भाई, किसी भी तरह से, बेशक झूठ बोल कर निकले हैं, तो ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। और छोटे 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 जो झूठ होते हैं जिनको हम झूठ कंसीडर ही नहीं कर रहे होते हैं, उन्हीं की वजह से हम बड़े झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता बड़े झूठ भी झूठ नहीं लग रहे होते हैं। अगर आप सोचें कि हम क्या ये कोताही नहीं कर रहे होते हैं कि हाँ वाकई मैं तो बस पहुंचने लगा हूँ, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा और मुझे लग घंटा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंसीडर ही नहीं होती। एग्जैक्टली, ये वाकई में लम्हा आके हंस के दिखा देते हैं। एग्जैक्टली, यही ना कि हंस के दिखा देते हैं, कुछ भी मतलब इस तरह से कर देते हैं, मतलब फेस सेविंग के लिए कुछ भी हम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है झूठ बोल लेते हैं आराम से। अच्छा, अगर कोई सिचुएशन है ऐसी और उसमें कोई हम ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को बचा लें, अपनी इज्जत बचा लें कि हमने ये हरकत तो कर दी है, लेकिन ये कि अब सारे लोग बैठे हैं, इनके सामने हम कैसे सच बोल सकते हैं। उस शर्मिंदगी में हम लोग और झूठ से झूठ बोल जाते हैं और हम लोग सिचुएशन को मज़ीद बिगाड़ देते हैं। आमतौर पर मैंने ये देखा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने ये देखा है, पर्सनल लाइफ में भी मैंने ये चीज़ देखी है, आपसे गलती हो गई है, कोताही होगी। अक्सर झूठ हम बोल रहे होते हैं उनको कवर करने के लिए। एग्जैक्टली, तो आपसे गलती या कोताही हो जाए, अगला एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये झूठ बोलेगा, लेकिन उस मौके पर मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब सच बोलते हैं ना, अगला खामोश हो जाता है, अगले के पास बात ही नहीं होती और वो कहते हैं अब इसने सच बोल दिया तो मजीद अब मैं इसको क्या कहूँ, वो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, तो छोटे छोटे मामला भी ठंडा हो जाता है फिर ना, मतलब मजीद बहस खराब या बिगड़ता नहीं, क्योंकि पता लगे सच बोल दिया, अच्छा ठीक है जी नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, यार ज्यादती की आपने, इसके ऊपर बात खत्म हो जाती है। तो छोटे 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 जो हम झूठ बोल रहे होते हैं, जो हमारे नजदीक झूठ ही नहीं है, जो हम बच्चों से बोल रहे होते हैं, छोटे छोटे झूठ घर में बोल रहे होते हैं, दोस्तों से बोल रहे होते हैं, दफ्तर में बोल रहे होते हैं, अचानक से हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर मतलब हम सबसे बुरी बात क्या है, पूरे घर को पता होता है कि आज इसने फलां रिश्तेदार को उसका इंतकाल करवा कर आज ये छुट्टी पर है, पूरे घर को ये बात पता होती है, लेकिन हमें ये झूठ नहीं लग रहा होता। तो छोटी छोटी चीजें, वैसे हमारे सराउंडिंग्स में जो देखा जाए हमारी भी गलतियां होती हैं लोगों की कि अगर कोई झूठ बोल रहा है उसको सपोर्ट ना कीजिए, उसको डिस्करेज किया जाए कि ये झूठ बोला जा रहा है, यहीं से उसको अगर पकड़ लेंगे हम तो ये शुरुआत जो है वो मजीद आगे तक कोशिश कीजिए कि हमें झूठ ना बोलना पड़े। छोटे छोटे झूठ हैं उनको झूठ समझें पहले तो, और फिर मत बोलें। यही तरीका है कि हम बड़े झूठ बोलने से बच जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कराची के मौसम की खुसूसी तौर पर और पूरे सिंध के मौसम के हवाले से हम बात कर रहे होंगे। महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब मुमकिना समुद्री तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शाहीन के खदशे के पेश नज़र सिंध और मकरान साहिली पट्टी पर
तूफ़ानी बारिश और आंधी की वार्निंग जारी की गई है। अच्छा हमजा, जबकि बात करें सूबाई और शहरी हुकूमत की, तो मुतवक्के तूफ़ानी बरसात के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दिया और एक दिन की छुट्टी का भी उन्होंने ऐलान किया है। बिल्कुल कराची में। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह समुद्री तूफ़ान बनने के कवी इम्कानात हैं। इस वक्त अगर बात करें बहरा अरब की, तो वहाँ पर हवा का शदीद कम दबाव है जो कि डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और अगर तूफ़ान बना तो इसका नाम जो है, जिस तरह से हमने तुमने बताया कि शाहीन रखा जाए। हाँ जी, ऐसा ही है। और गुज़श्ता शाम की बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला था वो जारी रहा है, और अभी भी मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। और वक्फे से होने वाली बारिश और इतना कोई हैवी स्पेल उसके अंदर नहीं था, फिर भी हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है। और नालों की सफाई का हम जिक्र करते आ रहे हैं, कब से जिक्र करते आ रहे हैं, जब गुज़श्ता साल हमने हालात कुछ अच्छे नहीं देखे थे, उसके ऊपर बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही, तो अब के हालात कुछ बेहतर कहे जा रहे थे। सड़क पर या गलियों चौराहों पर पानी खड़ा होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, लेकिन उसकी निकासी हो रही होती है या नहीं हो रही होती है, ये सबसे अहम बात होती है। अगर नाले जो हैं उनमें ब्लॉकेज ना हो तो फिर वो पानी जो है वो एक फ्लो से जो है उतरता भी जाता है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, अभी क्या सूरत हाल है कराची में और महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है इस हवाले से और क्या अलर्ट है, हम बात करेंगे। नुमाइंदा 92 कराची से हमारे साथ मौजूद है शराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम शराज, बताइएगा महकमा मौसमियात ने अलर्ट तो जारी किया था, इस अलर्ट से अगर हम मुतालिक बात करें तो कराची में इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आज जो है वो शहर कायद में तेज़ बारिश की जो पेशगोई है वो की गई थी, जबकि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी जो है वो तेज़ बारिश की जो पेशगोई है वो की गई है। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है, जबकि रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होती रहीं और इसी वजह से शहरी इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी भी हमें जमा होते दिखाई दिया था। हम शहर की अहम शाहराएँ तो इस वक्त हमें मुकम्मल क्लियर नज़र आ रही हैं, वहाँ नकासी आपका सिस्टम जो है मौसर बनाया गया है और इस वक्त यहाँ अहम शाहराओं पर तो हमें पानी नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी अब भी खड़ा हुआ है, गलियों में पानी मौजूद है, लेकिन नकासी का अब तक जो है वो कोई इंतजामात नहीं किए जा सके हैं। रात से बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि सुबह के औकात में कहीं भी इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने का जो अमल है वो हमें दिखाई नहीं दिया था। हम सूरत हाल वही जूं की तू है, जब भी बारिशें होती हैं शहरी यही शिकवा करते हैं कि सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम हैं उसकी वजह से बारिशें जो हैं उनके लिए वबाल बन जाती हैं, और अब भी हमें सूरत हाल यही दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आज जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है, और इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अलर्ट भी जारी किया गया है। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस हवाले से भी आप बता रहे थे कि डिवीज़न भर में जो है छुट्टी होगी और दफातर नहीं खुले जाएंगे और कारोबार आप नहीं कर सकेंगे स्कूल्स के हवाले से। तो सिंध भर में जो फैसला है वो सामने आ चुका था। यही जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगर हुकूमत से बात करें, हुकूमत यही कहती है या इंतज़ामिया यही कहती है कि हमने खातिर का इंतजामात किए हैं। आपने फिक्सड की अगर हम बात करें तो उसके प्लेटफॉर्म से भी आप हमें हमेशा काम करते नज़र आ रहे होते हैं, और मानसून की अमूमी बारिशें भी अच्छी खासी आजमाइश कराची वालों के लिए बन जाया करती हैं, और अब तूफ़ान का ख़तरा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुनासिब इंतजामात किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से? देखिए, मैं ये जो इंतजामात होते हैं बारिश या सैलाब से एक दिन पहले 2 दिन पहले हमें इंतजामिया सड़क पे नजर आती, सियासतदान मिनिस्टर सड़क पे नजर आते, तो ये मेरी नजर में ये नाकाफी है और ये जस्ट तस्वीरें बनाने का और लोगों की आंखों में धूल झोंकना। भाई सारा साल इदारे कहाँ सो रहे होते हैं, ये काम गफलत की नींद सो रहे होते हैं, ये सारे साल मेंटेनेंस के काम है। ये जो छोटे बारिशी नाले वो डीएमसी का काम था कि सारा साल उसकी सफाई करते, उस पर इंक्रोचमेंट ना आने देते। जो बड़े 38 नाले वो केएमसी की जिम्मेदारी थी कि उसको मेंटेन रखते। और फिर जो सीवरेज का हमारा निजाम है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इदारे का काम था कि वो सारा साल उसकी हिफाजत करता, उधर कचरा नहीं आने देता, उसको साफ सुथरा रखता। ये सारा साल गफलत में होते, और फिर जब कोई अलर्ट जारी होता तो फिर और मीडिया जब सवाल करता तो ये वहां खड़े हो जाते सड़कों पे, तस्वीरें बनाते। और ये मेरी नजर में ये जस्ट एक मीडिया स्टंट होता और कुछ भी नहीं है। ये सारा साल
जब तक काम नहीं होगा कोई बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है आलमगीर खान साहब, अगर हम बात करें आपकी तंजीम ने कराची में मसाइल पर जो आवाज़ उठाई है वो भी हमारे सामने है, और उसको आप जो मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाते हैं उसको हल करने की भी कोशिश की जाती है। अगर हम अब मौजूदा सूरत हाल की बात करें, बारिशों का शदीद स्पेल आने वाला है, क्या प्लान बनाया गया? देखिए, हमने फिक्सिट की ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा अपने मुनफरिद अंदाज में कोशिश की कि इनको जगाया जाए, इश्यूज की तरफ इनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए, और इसीलिए हम कभी वजीर आला के का स्टैंडी बनाते हैं किसी इशू की तरफ उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, कहीं उनकी तस्वीर बनाते हैं कि शायद ये जाग जाए, शायद इनको समझ आए, हो सकता है ये कहीं और बिजी हो, शायद ये इशू वो भूल गए हो तो इनको याद आ जाए, तो वो हम इसलिए करते। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है सिंध में कि यहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, या ढीठ बने हुए, या सुस्त रवि तो छोड़ें, या एक अना है, अना इस बात की है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा, या काम ना करूंगा की रट लगाई हुई है। ओ भाई, ये आप ही का शहर है, इसी सूबे से आपकी गवर्नमेंट बनी है, खुदारा इसको क्यों सौतेले जैसे सलूक है? आप क्यों इन इदारों की कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते? ठीक है आलमगीर खान साहब, ये बताइए, ने पिछली बार ये देखा था जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो वफाक को इंटरफेयर करना पड़ा था, और वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की थी, जिसके बाद हमने कुछ हालात बेहतर होते हुए देखे भी थे। आप देख रहे हैं कि मुमकिन तूफ़ान से निमटने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान अभी भी कोई कोऑर्डिनेशन हुई है? देखिए, वफाक ने पिछले साल जब बारिशें हुई तो आपको याद होगा NDMA को वजीर आजम साहब ने कहा कि आप जाएं कराची और इसका प्लान तैयार करें। NDMA और FWO ने मिलके 3 बड़े बारिशी नाले आइडेंटिफाई किए, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला। इसमें महमूदाबाद नाले पे तो तकरीबन काम हो चुका क्योंकि उस पे इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी जिसको हटाने में कामयाब हुए। बाकी 2 नालों पर सफाई तो की गई लेकिन इंक्रोचमेंट नहीं हटा सके क्योंकि कोर्ट में स्टे आ गया उस पर, और अभी हाल ही में 2-2.5 महीने पहले वो स्टे खत्म कराया गया। तो इस बजट में भी 35 अरब रुपए सिर्फ इन नालों की सफाई और इसके लेफ्ट राइट रोड्स बनानी, इसको बाकायदा बंद की शक्ल देने के आइंदा इंक्रोचमेंट ना हो सके और वहाँ कोई कचरा ना फेंक सके, जिससे ये नाले चौक हो जाते हैं और बारिश में सारा पानी आसपास की आबादी में आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा 3 बड़े नालों अगर की जिससे से ये बात कर रहे हैं नालों की सफाई के हवाले से बात करें, अगर हम बात करें आम रूटीन की, तो रिवायत बन गई पाकिस्तान में सिविल इदारों की कि इस्तेदाद ही नहीं रही कि वो हंगामी हालात से निमट सके और हमेशा फौज को तलब करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि अब भी ऐसा ही होना जा रहा है? ये आज से नहीं, कराची वो शहर हो गया है यहाँ एम्बुलेंस सर्विस हुकूमत की नहीं है, NGO की है। यहाँ हमें स्कूल तालीम सरकार नहीं दे रही होती बल्कि हमें NGOs की तरफ जाना पड़ता। यहाँ हमें सेहत के लिए भी NGO के मुख्तलिफ अस्पताल देखने पड़ते। यहाँ फायर ब्रिगेड सर्विस भी अभी तो कुछ वफाक लेकर आया है, कोई 11 के करीब फायर टेंडर, इससे पहले वो भी एक NGO दे रही थी। यहाँ बसेस का कोई निजाम नहीं था, अब शायद वो ग्रीन लाइन बसेस आने वाली। इसी तरीके से रेस्क्यू 1112 हमें दूसरे सूबों में नजर आती, पंजाब में, KPK में, कराची या सिंध में रेस्क्यू सर्विस का कोई निजाम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि जब आप 1-2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ता पहले जब इकदाम कर रहे होते हैं तो फिर उस तरीके से आप इंतजाम कर ही नहीं सकते हैं कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से नबरदाजमा हो पाएँ, क्योंकि आपको जब पता है कि हालात ख़राब हो जाते हैं तो आपके पास पहले भी पूरा साल था, उस वक्त आपने क्या किया। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश ज़्यादा होती भी है फिर भी इतनी मुश्किलात खड़ी ना हो जाएं जितना हम लोग इस वक्त अपने दिमागों में सोच रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता इतनी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। बिल्कुल हमजा, ऐसे ही अगर हम अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, हुकूमत ने अब सोशल मीडिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की ठान लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला किया गया और काबीना ने सोशल मीडिया से मुतालिक क़वानीन की मंजूरी दे दी है। और जो नई तरमीम है उनके तहत फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज
कंपनीज़ हैं उनको पाकिस्तान में अपने कंट्री दफातर खोलना होंगे। पहले भी एक दफ़ा ये मामला उठा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, और अब ये कहा गया है अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो यहाँ काम करने की इजाज़त ही नहीं होगी। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की, तो उनको भी कंपनीज के लाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम को ब्लॉक करने और करोड़ों रुपए तक जुर्माने आयद करने का कहा गया है उनका, कि ये भी मतलब हम कर सकते हैं। और तमीम शुदा जो कवायद है पाकिस्तान के गज़ट में शाया किए जाएंगे, जिसके बाद वो डिजिटल मीडिया के लिए मौजूदा जो कवानीन है उनका हिस्सा बन जाएंगे। और ऐसे ही है कि ऑनलाइन जो PTA है वो सोशल मीडिया कंपनीज का जो मफाद हटाना है उस पर भी और रसाई रोकने के लिए भी 48 घंटे की डेडलाइन देगा। खैर ये सारे वो मामलात हैं, लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो ये कह रही हैं कि अगर ऐसा हालात होंगे तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कवायद ज़वाबित आप बता रहे हैं इनके तहत काम जारी रखना उनके लिए नामुमकिन है। उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। उसामा खिलजी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा उसामा, हुकूमत पाकिस्तान चाह क्या रही है और चाह क्यों रही है, और इसके ऊपर जो मौक़िफ़ आ रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कान का या इंतज़ामिया का या कंपनीज़ का, वो इतना सख्त क्यों है? क्यों पाकिस्तान में वो नहीं खोलना चाहते अपने दफातर? जी देखें, हुकूमत क्यों चाह रही है, इसका तो एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि हुकूमत चाहती है कि वो कंट्रोल रखे सोशल मीडिया पे, कि उन पे जो तनकीद होती है, जो क्रिटिसिज्म होती है, उसको बंद करें, उनको जितना भी कंट्रोल कर सकें, वो इनकी यही कोशिश रही है। इसमें एक बहुत ज़रूरी पहलू ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और PTA को कहा है कि आप इस तरह के पूरे एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं कर सकते, सिर्फ इस वजह से कि उसमें कुछ ऐसा मवाद हो जो आपको पसंद ना हो। तो आपके अगर 4 करोड़ लोग एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें 10 लोगों ने कुछ मवाद इस तरह लगा दिए तो गलत हो लगता है आपको, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दीगर जो 4 करोड़ अवाम है वो सारी उसकी वजह से जो है सफर करेंगे। टिकटॉक के केस भी हमने देखा है जो बैन है, और इसमें आमदनी के जराए भी लोगों के रोके गए। लेकिन जो कंपनियां हैं उनका कहना है कि उनके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हुकूमत के जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी अनरीजनेबल है। इसमें पहले देखें कि टेक्निकल तौर पे क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं। तो आपको सबको पता है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कि 48 घंटे में अगर आप मवाद हटवाना चाहते हैं, 48 घंटे में एक पोस्ट लग के वायरल हो के लोग भूल भी जाते हैं, और उसके बाद जो है आप इनको कह रहे हैं कि ये हटाओ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि करोड़ों लोग उस पे मवाद डाल रहे हैं, उन सब के मवाद के ऊपर इस तरह की जो है ऑब्जर्वेशन करना, उसको हटाना जो है प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से तजवीज़ यही की जा सकती है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज के अपने कवायद हैं उनको मजबूत रखा जाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर की जाए। तो हुकूमत को चाहिए उनको बोले कि आप जो लोकल लैंग्वेज मॉडरेटर्स हैं, जो उर्दू के मॉडरेटर्स हैं, जिनको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट मालूम है, उनकी तादाद ज्यादा करें, उनकी ट्रेनिंग। उसामा, लेकिन ये जो सख्त रूल्स की मंजूरी दी जा रही है, आपने समझता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल। देखें कितनी कदगने लग चुकी हैं अखबारों पे, टीवी पे, वही कदगने लगाना चाह रहे हैं इंटरनेट पे। जो यूट्यूब चैनल्स लोग चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको जो है खामोश करने की भी कोशिश है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक आखिरी समझे किला रह गया है जो सोशल मीडिया है, लेकिन उस पर भी अभी जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन ये समझते नहीं है कि सोशल मीडिया दीगर मीडिया से बहुत डिफरेंट है, उसको उसी किस्म की रेगुलेशन पॉलिसी उस पर आप नहीं नाफिज। ठीक है, लेकिन उसामा मामला एक संजीदा भी तो है। हम देखते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त को ट्वीट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उस वक्त हम देखते हैं कि ट्विटर खुद से सामने आता है, ट्विटर आके उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर देता है। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ट्विटर उस पर एक्शन नहीं ले रहा होता। ये वाले भी तो कुछ मामला आते हैं। अब उनको क्या नहीं खोलने चाहिए पाकिस्तान में, अपने दफातर नहीं खोलने चाहिए, यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ताकि पाकिस्तान कम अज़ कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सके? देखें, दफ्तर हो या ना हो, आवाज बुलंद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसका दफ्तर से कोई काम नहीं है। इंटरनेट के लिए आपको दफ्तर की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के उस पर काम कर सकते हैं, कहीं से भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जब दफ्तर खोलेंगे तो क्या होगा? हमने इंडिया में देखा कि ट्विटर हुकूमत ने ट्विटर को कहा कि आप ये पोस्ट जो है ना सेंसर करें या इन पोस्ट को सेंसर करें। जब ट्विटर ने बात नहीं मानी, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तर पे रेड कर लिया, उनके लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो क्या कंपनियां चाहती हैं कि और ममालिक में भी ऐसे हो, अपनी गलतियां उधर भी जो है भुगतें?
तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसमें। लेकिन इसके अलावा आप देखें, जो गलत खबरें आपने कहा पाकिस्तान के खिलाफ होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सोशल मीडिया की खूबसूरती ये है कि जब कोई गलत खबर अफगानिस्तान में, लोग कहते हैं इंडियन मीडिया के पंचशीर में ये जेट आ रहे हैं, इधर पूरी पाकिस्तान की आवाज यकदम उठती है, इकट्ठी होती है, कहती है ये फेक न्यूज है, ये गलत है, ऐसे नहीं हो रहा। तो सोशल मीडिया की खूबसूरती ये है कि कोई गलत बात करता है, उधर से आप उसको ठीक कर सकते हैं, उससे ज्यादा बुलंद आवाज उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अपना भी जो मौकफ है उसके ऊपर डाल सकते हैं, हुकूमत अपना मौकफ उस पर डालती है और पूरी दुनिया उसको सुनती है। बिल्कुल। अच्छा उसामा, अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, क्या दीगर ममालिक में भी ऐसे ही रूल्स हैं जिस तरह के पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि होंगे? देखिए, पूरी दुनिया में हुकूमतों की यही कोशिश है कि सोशल मीडिया पे जितना वो कंट्रोल रख सकते हैं वो रखें। लेकिन देखिए, ये सोशल मीडिया एक बहुत नया एक पहलू आ गया है हमारी जिंदगी में, जो बहुत एकदम से जो है हर जगह पहुंचे और हर जगह हुकूमतें जो है इसमें ग्राफल करी किस तरह इसको डील करें। लेकिन इसका सोल्यूशन वही रहता है कि आप लोगों से बात करें, जो सोशल मीडिया कंपनी है उनसे बात करें, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सिटीजन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, मीडिया है, उन सबसे बात करें और उस इकट्ठे बैठ के आप उसका एक हल निकालें। ठीक है उसामा, हम एक्सट्रीम पहलू पर भी बात कर लेते हैं आखिर में कि अगर जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम आपके जो हैं यहाँ पर ट्विटर को शायद बंद कर देंगे या कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी, फिर उनकी जानिब से भी वार्निंग यही आई है अगर हमारे ऊपर यही दबाव जारी रहा तो हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर देंगे। आज के दौर में आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये आसान होगा ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करना? और दूसरा, अगर वो कंपनीज पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर देती हैं तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, शहरियों को कितना नुकसान हो सकता है? अब तो लोगों का रोजगार जुड़ा है इससे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे ज्यादा नुकसान इसका शहरियों को भी होगा, हुकूमत को भी होगा, क्योंकि हुकूमत अपनी सारी कम्युनिकेशन और मैसेजिंग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे रखती है। लोगों तक आवाजें उधर से ही पहुंच रही हैं। जो रिसर्च है, कोरोना वायरस की कैंपेन्स आप देखते, दीगर कैंपेन्स आप देखते, उस पे जो है सोशल मीडिया का एक बहुत, जिस तरह आपने कहा, आमदनी का जो जरिया बन चुका है सोशल मीडिया, वो हम नहीं रियलाइज करते कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और सोशल मीडिया पे अपने छोटे बिजनेस शुरू करके उसको मार्केट कर रहे हैं, वहां से कस्टमर्स आ रहे हैं और आमदनी का जरिया बन गया। कंटेंट क्रिएटर्स उस पे कितनी ज्यादा आमदनी आ रही है सोशल मीडिया। बिल्कुल, इससे नुकसान जो है वो शहरियों का भी होगा, गवर्नमेंट का भी होगा। बहुत शुक्रिया उसामा खैर जी, आप सुबह का हिस्सा बने। और हमजा, देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है कि नुकसान हम लोगों को होगा अगर हम इस पे रिस्ट्रिक्शंस उन कंपनीज पर लगाएंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान आखिरकार ये फैसला कर क्यों रही है। अब दो तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है, हमने फेक न्यूज़ देखी है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा देखी है। लेकिन दूसरा मामला जो कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर ये इसको एक हमला ही समझा जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वही सोशल मीडिया पर चले जो हुकूमत जिसको पसंद कर रही होगी। तो ये दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया कि हम दफातर नहीं खोलेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज हम बड़े ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्ग अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसी भी मुआशरे की अगर बात कर लें तो बुजुर्ग अफराद इंतहाई अहम असासा होते हैं और बुजुर्गों की मिसाल ऐसी ही होती है हमजा जैसे कि तपती धूप में घना साया, लेकिन हम उस घने साए को घना साया समझते ही नहीं। हमें पता ही नहीं लगता कि खून कब सफ़ेद हो जाता है और हम बुजुर्गों को घरों से बाहर निकाल देते हैं। और अगर हम घरों से बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, बड़े मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। वो ये है कि एक तो एक्सट्रीम ये है कि आपने वालिदैन को घरों से बाहर निकाल दिया, इससे ज़्यादा बदबख्ती आपकी क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि घरों के अंदर आपने रखा लेकिन उनके साथ रवैया आपका दुरुस्त नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने बुजुर्गों को वक्त नहीं दिया है और आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन चलें एक ये हम कह सकते हैं कि निचले दर्जे की एक बात है, लेकिन
आप उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, इसके भी उन पे बुरे असरात पड़ रहे वक्त से ज्यादा एक रवैये की बात है कि चलो वक्त भी नहीं दे रहे, कम से कम रवैया तो बेहतर रखिए, उनकी इज्जत तो करें। हम लोग इज्जत ही नहीं करते अपने बड़ों की, हम लोगों में वो चीज़ें रही नहीं कि हमने इज्जत करनी। हम लोगों को इज्जत का वर्ड तो लगता है अपने लिए सिर्फ होता है कि अपनी इज्जत करा लें, दूसरे की इज्जत ना करें। ये अब सिनेरियो ऐसे ही। अच्छा, अब ये है कि मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम देखते थे, अभी मैं और इकरा बात भी कर रहे थे कि ओल्ड एज होम्स हमें ना नज़र नहीं उस तरह से आ रहे होते थे कि वाला माहौल नहीं था। फिर अब हम बात कर रहे थे कि अब हमें कई नज़र आ जाते हैं और हम देख रहे होते हैं, मतलब ये अभी भी तादाद में कम है, ये अभी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर हम माजी में जा रहे हो तो हम देखते हैं कि एक ट्रेंड तब्दील हुआ है बहरहाल। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या मतलब कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन चलें कोई तो उनके पास ठिकाना होता है, कहीं पर जाके वो रह सकते हैं। आप लोगों ने तो घरों से बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद कोई ठिकाना तो है ना, रवैये बेहतर रखे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। खैर, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ओल्ड एज एक होम में मौजूद हैं, बुज़ुर्गों के साथ मौजूद हैं। हम फ़हीम से जानेंगे कि आज का ये दिन वो कैसे मना रहे हैं। जी फ़हीम, ओवर टू यू। बिल्कुल जी हमज़ा, आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि ये बुज़ुर्ग वही होते हैं जो कि बचपन से लेकर जवानी और हर कामयाबी के पीछे इनकी मेहनत होती है, और आज इनका आलमी दिन मनाया जा रहा है कि गो के सब लोग एक जैसे हैं, और कुछ लोग जो हैं बहुत प्यारे होते हैं, कुछ ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग तो हमेशा से प्यारे होते हैं। इनको कुछ लोग तो घरों में रखते हैं, कुछ लोग इनको ओल्ड होम्स में भेज देते हैं, लेकिन जो ओल्ड होम्स में हैं उनको 92 न्यूज़ ने याद रखा है। इस वक्त मैं यहाँ पर एक ओल्ड एज होम है बिनते फातिमा, वहाँ पर मौजूद हूँ, और 92 न्यूज़ उनको नहीं भूला, उन बुज़ुर्गों को। उनके लिए खुसूसी तौर पर ये केक हम लेकर आए हैं, इनके साथ केक काटेंगे, बुके उन्हें पेश करेंगे, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने प्यारों को कितनी खूबसूरती और महारत और दिलेरी से पाला। आज गो के वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 92 न्यूज़ उनसे को नहीं भूला। सबसे पहले हम थोड़ा सा केक काटते हैं, ज़रा आएँ, ज़रा केक काटें उनके साथ, और इन बताएं कि थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा, और ये एक किस्म की सेलिब्रेशन है उनको कि यहाँ पर हम उनके साथ मौजूद हैं। और हर खुशी के मौके पर, कोई ईद आती है, कोई ऐसा मौका आता है, तो हम इनके साथ ज़रूर यहाँ पर आते हैं। अब केक काटते हैं और इनका मुंह भी मीठा करेंगे हम हमज़ा, और कोशिश करते हैं इनसे बात भी करते हैं साथ के इनके यहाँ पर रोज़ो शब कैसे गुजरते हैं, क्या वजूहात है, और इनको क्या क्या यहाँ पर सहूलियात दस्तयाब हैं। अहम चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो ना सिर्फ बुढ़ापा है, बल्कि कुछ लोग यहाँ पर माजूर हैं, कुछ ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, उनको बड़े प्यार से रखना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसा साहिबा, उनसे जानते हैं। मैडम ये बताइएगा कि किस उम्र के लोग हैं, इनको क्या क्या इनके डिमांड्स होती हैं, क्या क्या किस तरीके से आप इन्हें रखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही प्यारा और बड़ा खास दिन है, उसके लिए बस मैं यही कहूँगी कि इन बुज़ुर्गों को, इन प्यारों तोहफों को, इन गुलाब के फूलों को बड़े ही प्यार से रखें, इनका ख़ास ख्याल रखें। हम लोगों का कुछ नहीं जाता, बस ये जो थोड़े से ये जो पल होता है ना, जो इनको देखने का होता है, बस वो अल्लाह पाक के पास ऐसे लिखा जाता है कि आपकी जो दुआएं आप मांगते हो वो अल्लाह पाक हर काम में आसानियाँ करता है आपकी। अच्छा, यहाँ पे एक बुजुर्ग खातून है, उनसे जानते हैं। आप बताएं जी कि कैसा लग रहा है आज का दिन, और केक भी है, तो प्यारों की कैसे याद आती है और कैसे देखते हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम यहाँ खुश रहते हैं, हमें अपनों की याद नहीं आती है। हमारे साथ आंसा का बहुत प्यार है, बस हम ठीक है, खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि ये जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हर जो उम्र के लोग मौजूद हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि इनमें से कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माजूरी में मुब्तला हैं, और उनके घर वाले जो हैं वो इतने संगदिल साबित हुए हैं हमज़ा और इकरा के, वो उनकी टेक केयर करने की बजाय उन्होंने इस ओल्ड होम में उन्हें भिजवा दिया है, जो कि इंतहाई तकलीफ देह है। इन बुज़ुर्गों की, इन माओं की कदर उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ गुजर गई हैं, जो अपनी माओं को आज भी याद करते हैं, लेकिन जो लोग बड़े बहुत शुक्रिया आपका, आप वहाँ पर गए 92 न्यूज़ की तरफ से, और आपने वहाँ पर उनके साथ ये दिन मनाया जो उनका दिन है, बहुत अहम दिन है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा अहम दिन है आज, बचपन में ये हम सुनते चले आए हैं कि माँ बाप होते हैं, वो दो होते हैं, लेकिन वो इतने बच्चों को पाल लेते हैं, इतने बच्चे होते हैं, लेकिन वो माँ बाप को नहीं पाल पाते। अच्छा देखिए, ये आज का बहुत बड़ा अलमिया है
इस मादा परस्ती के दौर में, इस मटेरियलिस्टिक दौर में रिश्ते कहीं पीछे रह गए हैं और अशिया जो हैं और अशिया की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको ये कॉमन ट्रेंड नज़र आएगा कि बुज़ुर्ग जो घरों में रह रहे हैं वो खाइफ हैं, नाला हैं अपनी औलाद से, और वो गिला शिकवा करते हैं कि ये हमने इन्हें बचपन में कैसे पाला। मैं हमजा कहता हूँ बड़ी कुछ छोटे छोटे वाक़यात हैं जो कोई भी बंदा अगर याद करे तो वो कह लीजिए बड़े दिल खराश वाक़यात हैं। लाइक हम कल याद करते हैं हमारे वालिद या वालदा हमें कंधे पे लगा के, सीने से लगा के डॉक्टर के पास गए होते थे और इंतजार कर रहे होते थे एक लंबी लाइन में, और दुआएं मांग रहे होते थे कि या बारी ताला मेरे बच्चे को सेहत अता फरमा दे। फिर हमारी फरमाइशें होती थी, वो फरमाइशें वो कैसे पूरी करते थे, उसके लिए वो कैसे अपना बेच देते थे, और बेचने के बाद वो फरमाइशें पूरी होती थी। हम जिंदगी में हमने कई चीजें ऐसी मांगी हैं जो शायद बचपना था हमारा, लेकिन उन्होंने उस बचपने के लिए हम में से हर एक ने अपने बाप के कंधों की सवारी की हुई है, और वो सवारी जो है वो भूल नहीं सकता। हम में से हर एक की याद में कहीं होगा, जिंदगी की माजी में यादों में होगा कि वो उसकी वालदा ने खुद गीली जगह पे सो गई होंगी, उसको सूखी जगह पे सुला दिया होगा। हम में से हर कोई याद करे तो पहली बार किसी ने उंगली पकड़ के हमें चलाया था और वो बड़ा खुश हुआ था। उसने कहा था जी देखो माशाल्लाह आज मेरा बेटा चल पड़ा है, ये बोलने लग पड़ा है, इसके मुंह से बाप आज अब्बू पापा डैड निकला है, आज इसने अम्मा का है, माँ का है, ये फख्र के साथ हम बताते फिर रहे थे। तो ये असल में होता ये है कि हम ये सारी बुनियादों को भूल जाते हैं। ये मटेरियल, ये मादा, ये कंपैरिजन, ये सब चीजें जो समाज में अजीबो गरीब किस्म की आ गई हैं। अच्छा एक और हमजा बड़ा अलमिया आया कि घरों में इन बुजुर्गों के होते हैं, हमारे हाथों में सेलफोन्स होते हैं, बच्चों के सामने सेलफोन्स होते हैं, यानी हम उनसे सही तरह बात भी नहीं कर रहे होते, हम अटेंटिव नहीं होते, हम पूरी अटेंशन के साथ उनकी बात को सुन नहीं रहे होते, और उनके मसले को नहीं समझ रहे होते, उनकी तकलीफ को नहीं समझ रहे होते, उनकी जगह पे आके नहीं सोचते। और फिर होता क्या है, कहीं ना कहीं रिश्ते कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, और ये रिश्ते अक्सर देखा गया है हमजा, ये कमजोर होते हैं बच्चों की शादियों के बाद, जब कोई और ऐड होता है, घर में बहू आती है, या फिर कह लीजिए कि बच्चे जो है वो ब्याहे जाते हैं, उनका वास्ता किसी और खानदान के साथ पड़ता है। मुमकिन है कि वो खानदान वो ज्यादा रिसोर्सफुल हो, मुमकिन है उनके पास इख्तियार ताकत ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, और देखते ही देखते वो कह लीजिए जैसे वो मिसाल तो बड़ी अजीब सी आपको लगेगी, एक गुड्डा होता था जिसने उड़ना नहीं होता था, वो दूसरी गुड्डियों को चुमेड़ देता था, उसे चिमेड़ू कहते थे। तो वो जैसे कोई चिमेड़ू गुड्डा चिमेड़ के ले जाता है, ऐसे कई रिश्ते जिंदगी में ऐड होते हैं और वो साथ चिमेड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोचते ही नहीं है। अगर हम देखें कि हम लोग एक तो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, हम घरों से अपने वालिदैन को बाहर निकालते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको निकालते हैं, लेकिन एक ये कि हम अपने घरों में रख के उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको एक तो टाइम तो देते नहीं, वो अपने रवैये भी उनके ख़राब कर लेते हैं, उनको इज्जत नहीं देते। इस आप क्या समझते हैं, कहाँ पर कोई कमी कोताही रह गई? क्या उनकी तरबियत में कुछ रह गई कमी कोताही, या फिर कुछ वालिदैन अपने बच्चियों की ऐसी तरबियत नहीं कर पाते कि वो अगले घरों में जाके उनके घरों का सुकून ख़राब कर देती हैं? अच्छा देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। टॉप फैक्टर तो यकीनन मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा औलाद को ही। उसकी वजह यह है कि वो जिस जमाने में वालिदैन को बूढ़ा देखते हैं, वो खुद जवान होते हैं, ताकत में होते हैं, इख्तियार में होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, और फिर ये करते हैं, इल्ज़ाम उन पे आ जाता है। लेकिन ये मैं आपको बड़े यकीन और वसूख से और बड़े जिंदगी के तजुर्बे से बात बता रहा हूँ कि बड़े घरों का माहौल और कल्चर ठीक नहीं होता। उस घरों में रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट नहीं किया गया होता। जिस वक्त में साथ चाहिए होता है औलाद को, उस वक्त में साथ नहीं दिया गया होता। एक ये रिलेशनशिप एक इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल कमेटी की तरह है जो आप डालते हैं और फिर कभी निकलती है आखिरकार। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कंधे पे हाथ रख दिया और कहा जी वेरी गुड, उसके बाद 2 महीने आप भूल गए। तो ये आपको एक पूरे के पूरा इस्तकामत मदावत अमल के साथ रिश्तों को साथ लेकर चलना पड़ता है। कोई खुशी में है तब भी आप साथ देते हैं, कोई गम की हालत में तब भी साथ देते हैं। किसी को अकेला छोड़ देना, उसकी तकलीफ की हालत में अकेला छोड़ देना, अपना दरवाजा शटर डाउन कर देना, राब्ता खत्म कर देना, बातचीत सिलसिला मुनक़ता कर देना, उसको उस अजियत में गलने सड़ने के लिए छोड़ देना, इससे बड़ा काम खराब होता है। अच्छा ये भी देखा गया कि वो वालिदैन जो बच्चों के साथ एक बेहिसी दिखाते हैं, उन बच्चों में भी बेहिसी पैदा हो जाती है। बाद में वो वालिदैन कहते हैं ये बेहिसी क्यों है, तो उन्हें पता नहीं होता कि वही बेहिसी है जो कभी उन्होंने दिखाई थी, अब बच्चे उनको दिखा रहे हैं। अच्छा ये कहीं ना कहीं आप देखें, हम कभी वालिदैन पे डिपेंडेंट है और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वालिदैन हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये वक्त याद रखना चाहिए वालिदैन को भी
कि वक्त दूर नहीं है, कल की बात होनी है, हमें दवाई देने वाला, हमें डॉक्टर के पास लेके जाने वाला, हमारी केयर करने वाला, हमारे गंदे जो कह लीजिए कपड़े बदलने वाला हमारा बच्चा ही होगा। अगर आपने वो सोशल इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा हमजा, एक और फैक्टर भी हम भूल ना जाए, बड़ी दुनिया औलाद को तैयार करती है, पढ़ाती लिखाती है, अमेरिका कनाडा भेज देती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर आपने औलाद को अपने साथ आपके है ही नहीं, या औलाद ने भी ये महसूस नहीं किया, आप उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए आपने उनको एक ऐसी दुनिया में भेज दिया कि वो आपके जनाजे पे भी नहीं पहुंच सकते, वो आपकी खुशी गमी तो दूर की बात, और वो सिर्फ वो ब्लेसिंग्स भेज देते हैं मैसेजेस पे, और वो एक वीडियो कॉल कभी कर लेते हैं। ये बड़ी एक अजीब इन्वेस्टमेंट है, कम से कम मैं समझता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं कभी ये विश नहीं करता कि बंदा बहुत सा पैसा, बहुत सी चीजें बना ले और अपने रिश्तों को लवारसों की तरह छोड़ दे, अपनों को लवारसों। दुरुस्त कह रहे हैं शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ा अहम मामला जिस पे आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे, बहुत अहम चीज़ थी ये। और वाकई हम लोग शायद गलत इन्वेस्टमेंट करें या जो भी है, दूसरे हम अगर रियासती मामलात के ऊपर देखें तो बुज़ुर्ग लोगों के लिए कोई ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है कि हम कहेंगे जी कि बुज़ुर्गों का रियासती तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा कोई ख्याल रख रहे हैं। उनके इलाज के हवाले से देख लें, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है उनके लिए, वो इलाज के लिए उनको मसाइल होते हैं। और बुढ़ापे में आके जब एक शख्स पूरी ज़िंदगी कमा रहा होता है और वो उसकी नौकरी नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो अब कसम पुरसी की ज़िंदगी में आ जाता है। बिल्कुल, ऐसे गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन अफराद जिनको घर वालों ने तो नहीं एक्सेप्ट किया उनको घर से निकाल दे, लेकिन गवर्नमेंट, रियासत क्योंकि एक माँ की तरह ही होती है, तो रियासत उनको कम से कम अपनी आगोश में ले ले। बिल्कुल ऐसा ही है। और तमाम वो मर्द हज़रात जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आपकी बीवी का बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपके वालिदैन की खिदमत कर रही हो, ये आपका फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को आपने पूरा करना है। नौकरी से थक के आप गए हैं, कारोबार से थक के गए हैं, तो लाज़मी तौर पर आपने ये काम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ख़वातीन हैं, आप लोग ख्याल कीजिए, बुजुर्ग हैं, हम सारों के बुजुर्ग हैं, और उनकी इज्जत कीजिए, और ये मामला ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़िंदगी में कामयाबी की ख्वाहिश किसे नहीं होती है, लेकिन चंद ही लोग होते हैं जो कामयाब भी होते चले जाते हैं किसी और चीज़ में, और फिर अपना शौक, अपना ख्वाब भी पूरा करते चले। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम फिर ऐसे ही कामयाब लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। लोग तो नहीं है, एक खातून है और हमारे साथ मौजूद हैं अमारा चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप अदाकारा हैं, लेकिन आपका एक जो टैलेंट है, आप कह लें कि जो स्टडी थी वो हमें पता लग गया है कि अब आप पायलट, मतलब ये किस तरह से कर लेती हैं मैनेज, किस तरह किया? एक्चुअली मुझे था कि मुझे पायलट ट्रेनिंग कोर्स करना है, बट पेरेंट्स थोड़े से थे कि नहीं पाकिस्तान में एविएशन का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। एंड दूसरा थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन होती है ना कि अच्छा लड़की कैसे जहाज़ उड़ाएगी और गाड़ी नहीं सही शायद चला रही। लेकिन हम रिपोर्ट्स बताते हैं कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी ड्राइवर होती हैं। लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती हैं। तो खैर जब मैं मीडिया में थी तब भी मैं साथ साथ अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी। तो माय पापा टोल्ड मी कि जिस दिन तुमने मास्टर्स से राइट लेफ्ट हुई उस दिन वहाँ पे भी काम नहीं करना। तो मेरे बाबा शुरू से हम सब बहन भाइयों के लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपनी पायलट ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने एकदम से थोड़ा सा मीडिया से थोड़ा सा साइड पे हुई, और कॉल्स आती थी, अभी भी आती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, बट ना एवरीबडी इज़ हैप्पी कि अच्छा तुम यहाँ पे ये कर रही थी। कुछ काम और भी बेहतरीन सा किया है। अब कौन सा लाइसेंस है हमारे पास, हम अकेले उड़ के किधर तक जा सकते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा बताएं ना। ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल थी, कितने घंटे की फ्लाइंग थी जो पूरी करनी थी? एक्चुअली मैंने अभी जो मेरे पास है, मैंने अपना कंप्लीट किया प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और कमर्शियल की फ्लाइंग मैंने स्टार्ट कर दी है। वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। जो रिटन एग्जाम्स हैं वो हम सबको पता है कि अभी पाकिस्तान में बंद है, तो ओरल एग्जाम मैंने दिए हैं और चेक क्लियर किया है, और टोटल 190 आवर्स होते हैं फॉर कमर्शियल फ्लाइंग, और मैंने ऑलमोस्ट 75 कंप्लीट कर लिए। अच्छा, इसमें अकेले भी मेरा ख्याल है कि सोलो भी भी होते हैं, सोलो 7 होते हैं प्राइवेट में, एंड ऑलमोस्ट 7 ही होते हैं इसमें कमर्शियल में। तो बस अभी 7 किए हैं और अभी कमर्शियल स्टार्ट किया, तो अभी आगे कमर्शियल की करूँगी। अच्छा, गाड़ी चलाना वैसे आसान है या फिर जहाज उड़ाना आसान है? मुझे तो मज़ा आता है ज़्यादा फ्लाइंग में। अभी बल्कि शोज़ कह रही थी और काफ़ी चीज़ें कह रही थी, कुछ कमिटमेंट्स थी, तो मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया 1 साल के बाद, अब आकर सितंबर में। तो आई स्टार्टेड मिसिंग फ्लाइंग, और मैं अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज, मैं कहा सर मैं ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ फ्लाइंग को। अच्छा, हमारा ये मुश्किल कितना था कि आपको लगा कि नहीं आपका शौक़ है, आपने इजीली कर लिया, या थोड़ी मुश्किल हुई थी आपको? देखिए चीज़ें थोड़ी सी टफ तो होती हैं। लाइक हमारा ये है कि पहले कंप्लीट मेडिकल होता है एडमिशन से पहले। अगर आप मेडिकल क्लियर करते हैं देन आपकी ग्राउंड क्लासेस होती हैं 3 मंथ्स की, जिसमें लाइक आपके ऑलमोस्ट 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, 12
वैसे होते हैं 2 होते हैं IR के, तो 14 सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना होता है, आपको सारा गो थ्रू करवाते हैं वो। देन आपका फिर लाइसेंस आता है, मीनवाइल सारी आपकी इन्वेस्टिगेशंस और ये वो चीज़ें हो रही होती हैं। जब लाइसेंस आपका इशू होता है फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड फिर जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो फिर उसके बाद आपको सोलो की प्रिपरेशन करवाते हैं। मेरे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो गया था कि जब मैंने स्टार्ट किया पहले विजिबिलिटी का इशू था, देन फिर वेदर बहुत ज़्यादा भी मानसून चल रहा है, अभी भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से है, तो वेदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे कि सुबह 6 बजे फ्लाइंग है, 5 बजे आई हैव टू बी देयर, फ्लाइट प्लान सबमिट किया और 2-2 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे बिकॉज वेदर आ गया है तो आप फ्लाइंग पे नहीं जा सकते। हम बचपन में सुनते होते थे, बहुत डरते भी थे, मुझे लगता था कि जहाज़ का जो सफ़र है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, एक परिंदा भी अगर लग जाए उससे खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्लाइंग करते वक्त परिंदे नज़र आ रहे हैं और जहाँ पर आप फ्लाइंग की प्रैक्टिस भी करती रही हैं वहाँ पे आसपास काफ़ी परिंदे हम देखते भी हैं, हम जब विजिट करते हैं तो खौफ नहीं आता था? हमारे साथ एक दफ़ा बर्ड हिट हो चुका है बिकॉज हमें इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाती है और ये सारी ज़्यादातर ट्रेनिंग हम जाकर करते हैं शेखुपुरा के ऊपर ट्रेनिंग एरिया वहाँ पर। तो मुझे हमेशा से होता था कि कभी ये ना हो कि लाइक बर्ड आ जाए और मैं उसे कैसे टैकल, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के साथ आप टैकल कर लेते हैं ना, आपको पता है कि देयर इज समवन, बट सोलो पे आप जो मर्जी हो आप थोड़े से ना कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। तो मतलब मैं इंस्ट्रक्टर के साथ ही थी कि एकदम जैसे हमने टेक ऑफ किया है सामने बर्ड्स थे और बर्ड हिट हुआ, बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है वो लाइक बहुत स्वेयर नहीं था, थोड़ा सा मतलब एक्सटर्नल बॉडी पे उसका था, तो हम थोड़ा सा हमने टैकल कर लिया था, बस हमने सर्किट कंप्लीट किया एंड वी लैंडेड बैक। क्या बात है। अच्छा वैसे अदाकारी और फ्लाइंग ज़्यादा इंजॉय किसको किया और ज़्यादा करने का दिल किसको करता है? देखिए दोनों फील्ड्स ऐसी हैं कि मैं चाहती थी कि लाइक जब एक्टिंग थी तब भी मैं एक्टिंग में तो मैं बाय चांस आई थी, बट ये है कि आई लव्ड इट बिकॉज आपके लोग इतने प्यारे हैं, वो आपको इतना प्यार देते हैं कि आपको ना थोड़ा सा एक लालच होता है कि नहीं यार मुझे स्क्रीन पे नज़र आना है। ये बात ठीक है। तो बट आई एम रियली हैप्पी कि मुझे जब मैंने लाइक अपना अनाउंस किया 1 साल तो मैंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया था कि मैं ये कर रही हूँ, सबको मैं ये बताती थी मैं पढ़ रही हूँ, तो सब कहते यार तुम कौन सा पढ़ी हो, तुम साथ काम नहीं कर सकती हो। अब मुझे पीछे प्रोजेक्ट्स की कॉल्स आती थी बट मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि सोलोस चल रहे थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मैं कहती थी नहीं बस कुछ मुश्किल है, एग्जाम्स चल रही है, मैं एग्जाम्स के बाद आऊँगी। सही। तो बस ये कि अल्लाह का शुक्र है इसमें भी लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, अक्सर वो पोस्ट आ रही होती है, चीज़ें आ रही होती है, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि मुझे तो इसमें भी मज़ा आता है। ज़बरदस्त। अच्छा अब कैसा लग रहा होता है जब आप सोलो फ्लाइट कर रही होती हैं विदाउट इंस्ट्रक्टर? अच्छा उसमें ये होता है कि लाइक फर्स्ट सोलो में आप थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि ऑब्वियसली आपको फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा अकेले ही हो, ऊपर कोई आने वाला नहीं है बचाने के लिए। हाँ पहले में तो ऑब्वियसली ज़्यादा फील होता है कि आपके इंस्ट्रक्टर एकदम से उन्होंने बोला है कि जाएं। मेरे साथ सोलो में ये हुआ था कि फर्स्ट सोलो होता है सर्किट के अंदर ही, तो मैंने काफ़ी दिन फ्लाई नहीं किया था, ऑलमोस्ट मैंने 2 वीक्स फ्लाई नहीं किया था वेदर की वजह से, एंड देन जब मैं गई हूँ फर्स्ट सर्किट फ्लाई किया तो दैट वाज परफेक्ट। माय इंस्ट्रक्टर वाज लाइक लग नहीं रहा तुमने 2 वीक्स के बाद फ्लाई किया, एंड आई वाज लाइक सर बस एक के बाद मैं सोलो जाऊँगी, आई वाज लाइक आप करो जब मुझे लगेगा एंड आई विल सेंड यू। और जब उन्होंने मुझे बोला कि नाउ यू कैन गो सोलो, एंड आई वाज लाइक सर आर यू श्योर? ही वाज लाइक अभी तो मैं खुद कह रही थी सर मुझे जाना है, और अभी तुम खैर वो अलग शुक्र है वो किया। देन उसके बाद एरिया सोलो होते हैं हमारे, हम यहाँ से शेखुपुरा जाते हैं एंड देन शेखुपुरा से हम वापस आते हैं, तो उस पर मेरे इंस्ट्रक्टर कॉन्फिडेंट थे, तो फिर ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर्स हमने सुना है खासे सख्त होते हैं और ऊपर जाके जब आप कुछ गलती कर रहे होते हैं उस पर सख्ती भी करते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, ये नहीं करना, और ख़ुद आपको गलत चीज़ बता रहे होते हैं आपको चेक करने के लिए कि जी कि ये गलत चीज़ है, आपने खुद बताना कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे ऐसा होता है। वैसे हमने एयरफोर्स की तो फ्लाइंग में ऐसा देखा है। स्ट्रिक्ट तो थोड़े से होते हैं बट वो मतलब ऑब्वियसली कॉकपिट में आप पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते हो कि अगर वो बहुत डांटेंगे या कुछ करेंगे मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी, पैनिक कर जाऊंगी, तो वो आपको बहुत मेरे आई एम लकी इनफ कि लाइक मेरे जो दोनों इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, सरवैज शाहिद भी और अब्बास महार भी, तो लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि मैं किस चीज़ में लैक करती हूँ। तो 1-2 दफ़ा बल्कि ये हुआ था कि वो थोड़ा सा रडर को कर रहे थे प्रेस, आई वाज लाइक सर मैं कंट्रोल्स पे हूँ बट नोज इज टेंड टू गो ऑन द राइट, ये कैसे हो रहा है? कहते हैं पता नहीं मैंने देखा, मैं कहा वेदर भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी हो क्या रहा है, देन ही वाज लाइक नहीं मैं रडर के साथ। वो ऑब्वियसली वो चेक कर रहे होते हैं कि आप अपना जहाज़ कब लेना है, ये भी तो आप अगला ख्वाब ये बनाया कि यार मैंने अपना जहाज़ भी लेना है। नहीं मैंने एयरलाइन में जाना है। अच्छा आपने अपना नहीं लेना? नहीं एयरलाइन में जाना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा गोल्स क्या हैं मज़ीद? अभी तो एक्टिंग को भी साथ लेके चलेंगे?
एक्टिंग अभी थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो चल रहा है, बट ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती हूँ। मुझे ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर एयरलाइन में जाना है तो अपने आप को प्रूव करना है। अच्छा, आपके उधर वार्डरोब हम आपकी अदाकारी की देख रहे हैं कि जी के ड्रामे होते हैं, वो ज़्यादा जब देखती थी तो अच्छे लगते थे, या फिर अब आप देख रही हैं कि यूनिफॉर्म ऑब्वियसली। अच्छा, यूनिफॉर्म में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तस्वीरें भी अच्छी आती हैं और पिक्चर्स अच्छी आई ना, लाइक मुझे एक प्राउड मोमेंट होता है ना कि और क्या है, तो वो थोड़ा सा, बिकॉज मेरी बहन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई मेरा आर्किटेक्ट है, और अभी लाइक मैं इस फील्ड में आई हूँ तो माय बाबा इज लाइक अपनी एयरलाइन खोलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपना ही होगा, सारा कुछ उसी में करेंगे, सब मैनेज हो सकता है, सारा कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारा, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा, और आप वाकई मिसाल हैं सबके लिए, और लड़कियां भाई उड़ा सकती हैं आराम से जहाज। लड़कियों को इजी ना लेके वो गाड़ी नहीं चला सकती, वो जहाज भी उड़ा सकती हैं। तो आप लोग जिनका ख्वाब है, आप अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वबा कोरोना से बचाव की वैक्सीन जिन्होंने अभी नहीं लगवाई है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, और ये बहुत पहले नहीं होनी चाहिए थी जो आज है। खैर, आज 1 अक्टूबर से मज़ीद मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। NCOC ने खबरदार की कि आज से गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियाँ लागू हो जाएंगी। वही अफराद आज से हवाई जहाज़ और ट्रेन में भी बैठ सकेंगे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। वैसे तो जो उस बंदे को कुर्सी पे बैठने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसने अभी तक खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया। खैर, वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब में, शॉपिंग मॉल्स हों, होटल्स हों, गेस्ट हाउसेज हों, वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रावलपिंडी की, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन की ज़्यादा शरह के बायस लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, और अब शहर में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोल सकेंगे और इतवार को छुट्टी होगी। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल हो गए, हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। खैर, महकमा दाखिला सिंध ने 1 से 15 अक्टूबर तक कोरोना वायरस से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक सूबे भर के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी के साथ तदरीसी अमल जारी रहेगा। बिल्कुल हमजा, अगर हम बात करें 15 अक्टूबर तक इंडोर तकरीबात की, तो उसकी भी इजाज़त दे दी गई है, जबकि सिंध भर में 15 अक्टूबर तक सिनेमा घर जो हैं वो बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिरों को SOPs के साथ सफ़र की इजाज़त होगी। हम अब बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद जो हैं उनके लिए कोई पाबंदियाँ जो हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं। आप समझते हैं कि इन पाबंदियों के ऊपर अमल दरामद भी मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अब सिर्फ वही अफराद रह गए होंगे जिन्होंने नहीं लगवानी वैक्सीन और उनके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाबंदी लगाना ज़रूरी भी है, मगर इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड द थिंग इज़ कि देखिए, जब भी आप वैक्सीनेशन की बात करें और ऐसे किसी चीज़ की बात करें जो कि सबको इफेक्ट करे, यानी कि अगर मैं वैक्सीन लगाऊँ या एक पॉपुलेशन में 50% लोग वैक्सीन न लगाएं, तो यानी कि जिनने 50% लगाए उनको भी नुकसान होगा, बिकॉज वैक्सीन लगाने के बावजूद इन्फेक्शन होने के चांस फिर भी होते हैं, निस्बतन कम ज़रूर हो जाते हैं, मगर फिर भी होते हैं। एंड इस वजह से पहले तो हमने कैरेट इस्तेमाल किया, यानी कि लोगों को कायल करने की कोशिश की वैक्सीन लगा लें, मगर जब वो भी अगर काम ना करे तो फिर कुछ ना कुछ सख्ती लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑब्वियसली वो सख्तियाँ जिसके अंदर कोई और नुकसान ना हो, तो यानी कि अगर शादी आपको अटेंड करनी है, और शादी अटेंड करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर शादी अटेंड ना करें तो आपकी जान को खतरा है, तो फिर आप वैक्सीन लगा के अटेंड करें। इस तरह शॉपिंग का भी वही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फैसल महमूद साहब, कोरोना केसेस की बजाय कोरोना वैक्सीनेशन की शरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियां आयद करने का जो फैसला किया गया, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था? जी, आई थिंक सो। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, और अब वैक्सीन की जो आखिरी जो लोग रहते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं जो डिबेट करते हैं कि लगाना नहीं लगाना, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मगर जो डिबेट करें कि लगाना, उनके लिए अब ये एक और मोटिवेशन है कि लगवा दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें क्या लगे, हमने तो जहाज़ पे सफ़र ही नहीं करना, हमें क्या लगे, हमने तो रेल का सफ़र नहीं करना, हमें क्या लगे, हम तो देहात में मौजूद हैं, यहाँ पर शादियाँ तो हम खुद अपने टेंट लगा कर लेते हैं। तो ये वाली भी सूरत हाल एक है, लेकिन उनके लिए प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको भी हमारी तरह ये लगता है कि आखिरकार ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह हम कह रहे थे कि आपको कुर्सी पे बैठने की भी इजाज़त नहीं होगी, देर से फैसला शायद ये हो, लेकिन सख्त फैसले उन लोगों के लिए भी होंगे, वो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कहीं इस पर डीलिंग नहीं हो पाएगी। देखिए, रिस्ट्रिक्शन लगाना आपका वाहिद तरीका नहीं होता वैक्सीन लगवाने के लिए, मतलब आप फिर कन्विंस भी करते लोगों को, बोलते भी हैं कि भी आप लगवा लें, मगर हाँ, कुछ लोग जो कि वैक्सीन लगानी नहीं है, हरगिज़ नहीं लगानी,
वो तो दूसरे जुगाड़ लगा के फिर वो वैक्सीन लगाएंगे। सो देयर इज ओनली अ लिमिट के जो आप कर सकते हैं। पर आप सही कह रहे हैं, मगर ऑब्वियसली अगर आप किसी हाई रिस्क एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें ट्रैवल भी शामिल है, शादी भी शामिल है, तो उनको तो डेफिनेटली लगाने की जरूरत है। अगर आप अपने देहात में अपने चारपाई पे बैठे हुए हैं और किसी से मिलते नहीं हैं या बाहर मिल रहे हैं, तो उनका तो वैसे भी रिस्क कम है इन्फेक्शन लगने का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे काम नहीं बनेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। 12 साल की उम्र के जो अब बच्चे हैं उनको भी अब ये अलाउ कर दी गई कि उनको भी वैक्सीन लगेगी, लेकिन उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों को। मैं बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा अपने वैक्सीनेट करवाया और उन्होंने कहा जी नहीं हमने नहीं कराना है, हमें तो डर लग रहा है। तो उनको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? बच्चों के साथ आई गेस इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत हाथ है कन्विंस करने का। मगर और डर तो सभी को लगता है, जो बड़ों को लगता है तो बच्चों को भी लगेगा ऑब्वियसली। और उनको ये बताना कि ये सेफ है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब उनके दोस्त या उनके आसपास के लोग आते हैं उनकी तबीयत ठीक है तो फिर उससे भी उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, जस्ट लाइक बड़ों के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। अब माहिरीन जो हैं वो 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। कोई कहते हैं कि जी हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल कर लेंगे, 70% से ऊपर लोगों को शायद वैक्सीनेट कर लिया, तो दूसरे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी मफरूज़ा है, हर्ड इम्यूनिटी शायद कभी भी हासिल नहीं हम कर पाएंगे। माहिर वबाई अमराज होते हुए सर आप क्या कहेंगे? देखिए हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 70% हो जाएगा तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी भी चेंज होती रहती है, वेरिएंट्स आते रहते हैं। हमको ये पता है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपको नॉर्मल इन्फेक्शन से लगता है बनिस्बत वो जो कि आपको वैक्सीन से लगता है, तो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो आपके ज़्यादा वेरिएंट्स को कवर कर सकता है एज अपोज टू आपकी जो नॉर्मल इन्फेक्शन से लगता है। जिसका मतलब है आपको वैक्सीन तो भी लगानी ही है। एंड ऐसा नहीं है कि 70% ये जो है दीज आर ऑल रफ कैलकुलेशंस। ऐसा नहीं कि एज सून आप 70% रीच कर लेंगे तो आपके जो पॉपुलेशन में ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज याद रखें कि वैक्सीन का भी एक अपनी लाइफ होती है। तो ऐसा है कि जब आप 70 पहुँचेंगे तो शुरू वाले लोगों के उस तक इम्यूनिटी थोड़ी कम हो चुकी है उस वक्त तक। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हमसे आप बात कर रहे थे, खुद को जाके वैक्सीनेट करवाइए। बिल्कुल ये भी ठीक बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो लोग चोर रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो ये भी बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट को इस हवाले से चाहिए कि लोगों को कन्विंस करें, और अब शायद लोगों को ज़ाती तौर पर कन्विंस करने की तरफ मामला बढ़ता चला जा रहा है। वो लोग रह गए हैं जो कह रहे हैं कि हमने नहीं लगवानी, आप जो मर्जी करें। मैं ना मानो वाली क्योंकि है। हम अभी तक पोलियो के ऊपर देखें ना, उस वैक्सीन के हवाले से बच्चों को कतरे पिलाने के हवाले से अगर कुछ हमारे खदशात या सवालात मौजूद हैं तो फिर इधर तो अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल बच्चों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं मान रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को मिली और मैंने उनको समझाया कि भाई हमने भी लगवाइए, कोई मसला नहीं होता, आप भी लगाएं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे रोल है कि बच्चों को जाएं और वैक्सीनेट करवाएं। सिंपल इंजेक्शन भी नहीं लगवाते हैं, वो नहीं लगवाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनको इसमें किरदार अदा करना होगा। टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होगा स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, इस पे लेक्चर होने चाहिए और टीचर्स बच्चों को कन्विंस कर रहे हो। खैर हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छी खबर नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने शायद इकरा ने कह दिया कि भाई अच्छी खबर है। नहीं, और वफाकी वज़रा जिस तरह से मतलब जस्टिफाई कर रहे हो कि शायद इकरा भी वैसी बात करने लगी है। हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराया। अच्छा हमजा, पेट्रोल की जिस तरह तुम कल बात करते कि जी 5 रुपए की समरी दी गई है, लेकिन वो जो है शायद 1 रुपये हो जाए क्योंकि लास्ट टाइम 1 था तो 5। तो अब जो है वो 1 वाली बात नहीं रही है। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत की अगर बात करें तो 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है और नई कीमत जो है 127 रुपये 30 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत की बात कर लेते हैं ना, 7 रुपये 5 पैसे उसमें इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की बात कर लें तो 2 रुपये मजीद महंगा इसको कर दिया गया और बात यहीं पर नहीं रुक रही है। और LPG की जो कीमतें हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, वो 29 रुपये फी किलो का इजाफा उसमें कर दिया गया है। यानी कि जो LPG जिस तरह हम देखते हैं कि हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, जो रिक्शे वाले और या दूसरे भी हाँ घरेलू सिलेंडर भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है वो 2304 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और घरेलू सिलेंडर 343 रुपये महंगा हुआ है। और चंद रोज़ के दौरान LPG की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा किया गया। खैर अवामी राय क्या है आपको वो सुना देते।
दिन महंगाई करते जा रहे हैं, पेट्रोल की वजह से और चीज़ें भी महंगी होती हैं, घी, आटा, चीनी, गरीब आवाम का तो इससे बेड़ा गर्क हो जाता है। हर 15 पेट्रोल वद्दा पे असां जलील थी गए, जेले घटदे ऊले पैसे घटदे, जेले वद्दे रुपए वद्दे। आवाम पे जो है एक और बम पड़ा हुआ है, तो मसला ये अभी गरीब बंदे क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये घर का राशन वगैरह बंदा पूरा करे या पेट्रोल पूरा करे। परेशानी है, घर पहले गुजर बसर मुश्किल से हो रही है शहरियों की, दही आवाम की। हम परेशान हैं और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं आला काम से कि नोटिस लें। गवर्नमेंट की ज्यादती है कि गवर्नमेंट एक महीने में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है। इस मुल्क में क्या चीज़ सस्ता होता है, एक बार जब महंगा हो जाता है तो सस्ता होने का नाम ही नहीं लेता। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, आप पेट्रोल सस्ता कर रहे, गरीब आवाम पे रहम कर दे। गरीब बंदा क्या करे, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, असां जलील आ गए हैं। हुकूमत को असां मेहरबानी करो, महंगाई बहु की थी बो, इतना ना करो। पेट्रोल हुण वाला महंगा दिंदा बे, ना करो इतना। रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम लोगों का इतना अप्रोच नहीं है। या तो हमें गाड़ियाँ घर पे खड़ी करनी है, या इमरान खान साहब से ही रिक्वेस्ट कर लेते कि यार बराए मेहरबानी ये जो गरीब तबके का क्या हो। जी, अवामी राय क्या है वो आपने सुनी है। और आलमी मंडी की बात करें, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो हमने देखा है। लेकिन बहुत पाकिस्तान में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की कुव्वत ख़रीद ही नहीं है और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और जब पेट्रोल की या डीजल की खुसूसी तौर पर कीमत बढ़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। अच्छा, महंगाई होती है और इससे जो हमारा एक कह रहे हैं कि लोअर मिडिल क्लास तबका भी है और मिडिल क्लास तबका भी है, वो ज़्यादा इन चीज़ों से जो है ना मुतासर होता है। और इस वक्त अगर हम बात करें पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो इसकी ऑल्टरनेट हम देखें तो साथ ही वो हम देखते हैं कि महंगाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो उसमें कंट्रोल हो पहले ही नहीं हो रहा। लोग पहले ही चीज़ों डॉलर है, दूसरी तरफ पेट्रोल बढ़ता है तो कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और फिर वो एक कैलकुलेटर कुछ शायद वज़रा के पास है, वो उसको कैलकुलेटर करके बताते रहते हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि नौकरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कम लोग बेरोज़गार रह गए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि लोगों की आमदन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह की भी बातें कुछ की जा रही हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को देखना होगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, लोग बहुत परेशान। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम सब आगे बढ़ेंगे। अब FBR की बात कर लेते तो FBR टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो तारीख है वो आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है उन्होंने, वो मतलब इनकार करता रहा है जैसा हमने देखा है। तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में 15 यौम की तौसी का ऐलान कर दिया। हाँ जी, वज़ीर ख़जाना ने यह फैसला कराची चैम्बर के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में दरपेश मसाइल सुनने के बाद 15 अक्टूबर तक तौसी का ऐलान किया है। और ये वफ़द ने मुलाकात की टैक्स से मुतल्लिक़ गैर मौसर पॉलिसियों में तरमीम की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स कवानीन की ऑर्डिनेंस 2021 के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और तारीख में तौसी से कबल गुज़श्ता रोज़ अगर बात करें टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख थी और बहुत मुश्किलात रही हैं। आप देखें तो सर्वर ही डाउन था, आप कर ही कुछ नहीं पा रहे थे। इस मौके पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सर्वर था, हम पहले भी देखते हैं कि वो बैठ जाता है और इस दफ़ा भी बैठ गया था। अब अगर हम ये कहेंगे जी कि आप पहले कर लेते, आप पहले कर लेते, आप 10 दिन पहले कर लेते, तो ये कोई जवाज़ नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं इसके ऊपर होगा। क्योंकि आखिरी तारीख इसीलिए होती है कि आप जाके बिल नहीं आखिरी तारीख पे जमा करवा रहे होते, लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, कोफ्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये सारा जो है सामने आया कि वज़ीर ख़जाना ने 15 यौम की तौसी कर दी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स उमूर के माहिर और सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन ज़िशान मर्चेंट साहब। ज़िशान मर्चेंट साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पहले तो बात कर लें कि हमारा सिस्टम क्यों आखिरी दिनों में बैठ जाता है, हम क्यों उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये एक अलमिया है कि हमारा जो सिस्टम है FBR का, वो पिछले कई दिनों से जो है मुस्तकिल टैक्स पेयर्स के साथ आंख मचूरी खेलता है। जब टैक्स पेयर रिटर्न भरने के लिए जाते हैं तो वो नहीं चलता, जब टैक्स पेयर रिटर्न नहीं भर रहे होते तो वो चल पड़ता है। तो ये पिछले कोई 25-30 दिनों से जो है ये चल रहा है मसला। और इसको न सिर्फ हमने हाईलाइट किया था FBR को, और आपको पता होगा कि 14 अगस्त से लेकर जो है वो 31 अगस्त तक जो है हम पे बड़ा इंक्लूजन था साइबर अटैक का एक, और उसके बाद से जो है चीज़ें बहुत ख़राब हुई। और ये चीज़ जो है परेशानी का बायस बनती रही टैक्स पेयर्स के लिए, चूँकि जो लोग अपना रिटर्न जमा कराना चाह रहे थे वो नहीं जमा करा पा रहे थे। इसके अलावा हमने कराची टैक्स बार के फोरम से जो है FBR को एक मुसम्मम ख़त लिखा था, जिसमें हमने उन्हें बताया था कि आपके रिटर्न फॉर्म में तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा
चीजें हैं जो कंप्यूटेशनल एरर्स क्रिएट कर रही हैं और वो लोगों की टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा रही हैं। तो जब तक आप उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे तो रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। अब मसला ये होता है कि जब आखिरी तारीखों में एकदम से लोड पड़ता है वेबसाइट के ऊपर, तो होता ये है कि ट्रैफिक जो है वो इतनी ज्यादा होती है और उनकी जो कैपेसिटी है सर्वर्स की वो इतनी नहीं होती, तो सिस्टम और सर्वर्स चोक करते हैं और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कल सारा दिन तकरीबन सुबह से लेकर दोपहर शाम दोपहर 4 बजे तक जो है इनका सर्वर बिल्कुल डाउन था। तो ये तो हमने उनके साथ डिस्कस किया, फिर हमने कहा कि जी अगर आप ऑनलाइन एक्सटेंशन नहीं दे रहे हमें तो आप हमें मैनुअल एक्सटेंशन की इजाजत दीजिए। तो फिर एक हमने ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो है मैनुअल एक्सटेंशन की परमिशन भी अलाउ करवा ली थी, लेकिन ऑब्वियसली जब वजीर खजाना साहब तक ये बात पहुंची और उन तक हमारा एक खत भी पहुंचा था जो हमने 28 सितंबर को लिखा था, तो यकीनन उसने भी काम किया और उसकी वजह से जो है उन्होंने रियलाइज किया कि 15 दिन का टाइम बढ़ाना चाहिए। गो के मैं समझता हूँ कि ये 15 दिन का टाइम भी बहुत थोड़ा बढ़ाया है इन्होंने, क्योंकि FBI ने जो कल सर्कुलर इशू किया है उसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि इनके सीरियस इश्यूज थे सिस्टम के। तो जब एक तरफ FBI खुद एडमिट कर रहा है कि सीरियस इश्यूज है, तो जब तक वो सीरियस इश्यूज दुरुस्त ना हो जाए, मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम बहुत कम है और ये टैक्स बिल्कुल ठीक। अच्छा जिशान बर्स्टन सर, अगर हम बात करें इस वक्त की, तो इस वक्त जो अगर हम टैक्स सिस्टम के हम देखें तो मसाइल क्या हैं, बड़े मसाइल क्या हैं, और टैक्स फाइलिंग को मजीद आसान कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो मसला ये है कि ये जो सिस्टम है, जो मेरी बहुत सारे उन लोगों से बात हुई जो खुद अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पे फिल करनी है। तो जब तक आप सिस्टम को यूजर फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तब तक हर उस बंदे को जिसको टैक्स की या फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, उसको किसी न किसी टैक्स एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा और वही उसको मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम में कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर एक वक्त में कई लोग जो है वो उस पर लॉग इन होकर साइमल्टेनियसली काम करना चाहे और वो जो है अपना रिटर्न फाइल करना चाहे तो वो कर सके। आप ये देखिए कि जैसे वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, दुनिया लगी हुई होती है, ट्रेड चल रहा होता है, क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट है, दुनिया लगी हुई होती है, काम चल रहा होता है। तो ये FBR की वेबसाइट क्यों नहीं है ऐसा सीमलेस सिस्टम कर सकते? और तीसरा जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मसला है कि 2 और मसले मैं बताऊंगा। एक तो रिटर्न को जो है जब वो रिटर्न अपलोड करे तो वो फॉल्टी रिटर्न नहीं होनी चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत रखता है, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें डिटेल्स जो है वो हमारे लोग बहुत देर से मिलती है, क्योंकि फॉर सैलरी वाले जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट बहुत देर से मिलता है, बैंक से चीजें देर से मिलती है, फिर अगर वो कोई स्टॉक की ट्रेडिंग करता है तो NCC का सर्टिफिकेट बहुत देर से मिलता है। अगर ये तमाम चीजें जो है ये जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत कम जवाब रह जाएगा कि लोग जो है रिटर्न ना जमा करें। और इसके साथ हमें अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि वक्त पे रिटर्न पाए। ठीक है जिशान साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा रिटर्न फाइल करना किसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 15 दिन की अब तोसी हो गई है, किस शख्स को करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि मेरी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, तो क्या फिर मुझे रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है? दूसरा ये कि अगर मैं फाइलर बन जाता हूँ तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा जिसके लिए मुझे फाइलर बन जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जिसकी भी 3 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह है उसे रिटर्न फाइल करना सालाना। जिसकी 4 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम है, सैलरी सालाना 3 लाख रुपए से ज़्यादा, बिजनेस इनकम सालाना 4 लाख रुपए से ज्यादा, तो उसे टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कोई अगर किसी एसोसिएशन का मेंबर है तो उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 250 गज से ज्यादा का प्लॉट है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आपके पास 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का फ्लैट है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये तो अब ऐसी चीज है कि एक हर पाकिस्तानी को पता होनी चाहिए कि उसके पास अगर इनकम आती है किसी भी सोर्स से जो कि 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करना लाजमी है। और ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो हमें पूरी करनी चाहिए। अब
बात कर लीजिए कि क्या फ़ायदा होगा, तो आप ये देखें कि अगर आप फॉर इंस्टेंस आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई और आपको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड पे टैक्स रेट इस वक्त है 15% फाइलर्स के लिए जी। और वही टैक्स रेट नॉन फाइलर्स के लिए 30% है, यानी वो दुगना होता है। तो इसी तरीके के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां फाइलर के लिए रेट एक है और नॉन फाइलर के लिए रेट दुगना है। तो अगर आप फाइलर जाते हैं तो एक तो ये आपको टैक्स जो बहुत ज्यादा लग रहा है वो लगना कम आएगा, और उसके साथ साथ ये देखिए ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फरीजा है कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की हम जो आज़ाद मुल्क की फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, तो हम अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी इस मुल्क के लिए दें। हम ये ना कहें कि भाई हमें मुल्क क्या दे रहा है, पहले हम अपना फरीजा पूरा करके मुल्क को दें और फिर हम सवाल करें तो अच्छा लगेगा कि मुल्क हमें क्या दे रहा है। ठीक है ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, और बड़ी अहम चीज़ है, आप लोग रिटर्न फाइल करें तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा होता है, और पैसों के टर्म में जब फ़ायदा हो रहा होता है तो वो माइनर चीज़ें नहीं रह जाती हैं, उसका आपको बेहतर लगता है। 15 दिन अब आपके पास हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल ज़रूर कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि मेरे ऊपर टैक्स तो लागू नहीं होता, फिर भी इसको प्रैक्टिस बना लीजिए। अल्लाह आपको इस काबिल करेगा इंशाल्लाह कि आप टैक्सेबल इनकम आपकी होगी, लेकिन आप एक रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, ज़िम्मेदार शहरी होंगे, पता होगा गवर्नमेंट को कि जी कि इसकी ये इनकम है, और दूसरे आपको दीगर कई फ़ायदे हो रहे होंगे। और टैक्स चोरी प्लीज़ मत कीजिए। हम लोग चोर रास्ते ढूंढ रहे होते हैं किस तरह से टैक्स चोरी, टैक्स बचाया जा सकता है, हम टैक्स ना दें जी। बड़े बड़े लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि जो नहीं जो है टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हमें जाना एक ब्रेक पे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आगे बढ़ते हैं। आज कॉफ़ी का आलमी दिन है। अगर आप लोग थोड़े से परेशान हो गए हैं कल पेट्रोल प्राइसेस सुन के, तो कॉफ़ी से क्या है, आपकी कुछ टेंशन भी रिलीज़ होती है या नहीं होती है, भी आज जानने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक कॉफ़ी यूरोप में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब है। अच्छा, दुनिया भर की अगर बात करें तो रोज़ाना 1.5 बिलियन से ज़ायद कॉफ़ी के कप पिए जाते हैं, और आज दुनिया भर में इस मशरूब के शौकीन अफराद जो हैं वो कॉफ़ी का दिन मना रहे हैं। और अगर हम बात करें विंटर्स की, तो वहाँ पर विंटर्स में ज़्यादातर जो है ना वो कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है और बढ़ जाता है ये इस्तेमाल। अच्छा, गर्मियों में भी कोल्ड कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारी सेहत के लिए कैसी होती है, और कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी कॉफ़ी अगर नहीं पीनी तो नहीं पीनी चाहिए और कितनी पीनी चाहिए, ये हम जानेंगे। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब, आपको कॉफ़ी का आलमी दिन मुबारक हो। वैसे कॉफ़ी कैसी है इंसानी सेहत के लिए? कॉफ़ी की लड़ाई तो है वो सालों से चल रही है, और आई थिंक काफ़ी अगले सालों तक चलती ही रहेगी। अच्छा। ये बहस है, कुछ लोग कहते हैं अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बुरी है। आई थिंक जिसको उसके बेनिफिट्स होते हैं वो कह देते हैं अच्छी है, जिसको नहीं होते वो कह देते हैं बुरी है। अब रिसर्चेस में भी दोनों तरह के आंसर्स हैं। अब जो आंसर है वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि अगर हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें तो वो हाँ अच्छी है, थोड़ा सा नेगेटिव में जाए तो हाँ कॉफ़ी बुरी है। तो इसीलिए बस वो बहस और लड़ाई चलती रहती है। ठीक, कॉफ़ी का सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि कॉफ़ी हमें हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो आते हैं, जो बीमारियां बनाते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसमें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमें कैंसर से देती है कॉफ़ी। जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं बीमारियां बनाने के लिए, लिवर की जो बीमारियां हैं, जितनी जिगर की बीमारियां, उनको निकालती है बॉडी से। बेसिकली लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है, लिवर को साफ़ करती है। हमारी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे ध्यान नहीं देते, मैं ध्यान नहीं दे पाती पढ़ाई में, किसी चीज़ में, हमारी मेमोरी को शार्प करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कॉफ़ी हेल्प करती है, टेंशन को भी रिलीज़ करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हेल्प करती है। डिप्रेशन के इवन जो मरीज़ हैं उनको भी फ़ायदेमंद है। अच्छा। क्योंकि बेसिक ये रिकवर करने में हेल्प करती है, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने में और रिकवर करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो बॉडी में, जैसे हम कहते हैं स्टमक में बहुत सारे अल्सर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, या बीमारियां ऐसी हैं जिनको हर कोई ट्रीट नहीं कर पाता या वो रहती हैं, कॉफ़ी बहुत हद तक उनसे भी बचाती है। अच्छा जी। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमें प्रिवेंट कर रही है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए? अच्छा, और कौन सी पीनी चाहिए भी होता है ना कि हाँ कोल्ड कॉफ़ी पी लें या उसको ब्लैक कॉफ़ी में ले लें, किस तरह से इसको किस फॉर्म में लेना चाहिए? कॉफ़ी के मैक्सिमम 1 से 2 कप
मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में भी? सर्दियों में भी। अच्छा। लेकिन हमारा इस्तेमाल जब एक्सेस में जाता है तो मैंने पहले जितने भी फ़ायदे बताए हैं वो अपने नुकसान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम यही बात करते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एग्जैक्टली। फिर जब हम पीने पे आते हैं, पहले हमें कॉफ़ी याद नहीं होती, जब हम कॉफ़ी पीने पे आते हैं तो हम 5-5, 6-6 कप, इवन 10 कप तक चले जाते हैं। इवन एक रिसर्च है कि 23 लीटर्स ऑफ कॉफ़ी आप 5 या 6 दिन में पी लें तो आपकी डेथ हो सकती है। अच्छा। सडन डेथ हो जाएगी आपकी। 23 लीटर्स इज़ अ नंबर, लेकिन उसको कई लोग वाकई पूरा ये कर डेथ लेते है, हैं। इससे नीचे भी अगर थोड़ा सा है तो यानी कि वो आपकी सेहत पर बुरे असरात छोड़ रही है। ये तो डेथ तक आप जा रहे हैं। ये नहीं कि अब मैंने तकरीबन 22 लीटर जो है वो पी लिया था, ऐसा नहीं है। अब एक बात, मैंने पहले कही डिप्रेशन को कंट्रोल करती है, एक्टिव रहने में हेल्प करती है। 1-2 कप तो एक्टिव रहने में हेल्प कर रहे थे, जब मैंने 5 से 6 कप कर दिए, वही कप मुझे सोने नहीं देंगे, फिर से डिप्रेशन, इंसोम्निया होगा मुझे, बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ हम जाएंगे, सोचें ज़्यादा आएंगी। जब मेमोरी शार्प होगी तो सोचें भूलेंगी नहीं। बिल्कुल है। तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में हम जाएंगे। इसके साथ एक जगह पे एक रिसर्च है बेसिक, उसमें ये भी है कि जो लोग कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल बीमारियों से बच जाते हैं, लेकिन फ़िज़िकल बीमारियों में ज़्यादा चले जाते हैं। अच्छा। अब जो कोचेज़ होते हैं ये वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए या एक्सरसाइज के लिए भी, वो कहते हैं कि बिल्कुल पहले 2 या 3 शॉट जो कॉफ़ी के हैं वो आपने लगाने हैं। अब शॉट का मतलब था इतनी सी, हम लोग उसमें भी पूरा मग भर के पी रहे होते हैं कि कॉफ़ी जितनी ज़्यादा मैं पीऊँगा उतना मेरा वेट लॉस होगा। बेसिक हमारा मकसद ही वेट लॉस है ना, हेल्दी रहना तो है नहीं। अब जब हम उसके 1 या 2 शॉट पीते हैं तो वो हमारा जहाँ पे 1 kg लूज़ होना था वो वहाँ पे 3 kg तक लूज़ कराएगा। लेकिन जब हम उसको एक्सेस में लेके जाएंगे तो वेट गेन कराएगा वो। अब हम बात कर रहे थे कॉफ़ी कौन सी और पीनी चाहिए। अगर तो आप वेट लॉस के लिए पी रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। उसको बगैर शुगर के और बगैर मिल्क के कंज्यूम करें, क्योंकि मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो बाद में आपको वेट गेन कराता है अगर हम दूध ज़्यादा डालें तो। दूध कॉफ़ी अगर हम वेट लॉस के लिए पी रहे हैं तो मैक्सिमम उतनी ही, लाइक 1 से 2 शॉट। अगर मग के हिसाब से पीना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 4th कप जो है वो आप पिएँ, दैट्स बेनिफिशियल। उससे ज़्यादा एक टाइम पे कंज्यूम ना करें। अब अगर आपने चस्के के लिए पीनी है, मज़े के लिए पीनी है, तो कोल्ड कॉफ़ी आप पूरा मग भी पी सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी एडेड हैं, जैसे आइसक्रीम एडेड है, दूध एडेड है, कॉफ़ी की बहुत माइन्यूट अमाउंट है। बिल्कुल। अब कॉफ़ी की प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रोड्यूस की गई। अब कॉफ़ी जहाँ पे बन रही है, अगर उसकी प्रोडक्शन सही नहीं हुई, उसके बीन्स सही तरह रोस्ट नहीं हुए, तो वो हमें फिर से बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। इसीलिए कॉफ़ी हेल्दी भी है और बीमारियों की तरफ भी लेके जा रही है। अब हमने उसको किस तरह कंज्यूम करना है। अब जैसे मैं कहूँ कि एनवायरनमेंट के हवाले से भी होता है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब अगर हम कहें कि हम अपने जून, जुलाई या अगस्त, सितंबर में पिएं कॉफ़ी, तो वो ऑब्वियसली हम इतनी गर्मी में निकलेंगे, स्वेटिंग होगी। ये वैसे भी डायरेटिक है कि जितनी ज़्यादा पिएंगे यूरिन उतना ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेटेड होंगे हम। हमारा मौसम वैसे ही ऐसा है कि स्वेटिंग से हम डिहाइड्रेट हो रहे थे, कॉफ़ी ने हमें ज़्यादा कर दिया। अगर हम कॉफ़ी के 2 से 3 कप पी रहे हैं तो उसके साथ हमें कम से कम 15 से 16 ग्लास पानी के पीना चाहिए। अच्छा। वैसे 10 से 12 पी रहे हैं तो 15 से कॉफ़ी का कोई टाइम भी होना चाहिए, जिस तरह से ये नींद उड़ा देती है। अगर हम रात को पी रहे हैं तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। अगर आपने रात जागना है या रात को आप काम करते हैं तो आप रात को उसको कंज्यूम करें कि आपने रात जागना है। लेकिन अगर आपने रात को वाकई ही सोना है और एक गुड स्लीप लेनी है तो 4-5 बजे के बाद कॉफ़ी को कंज्यूम ना किया जाए। दूसरा, लोगों में एक बहुत बुरी हैबिट होती है उठते ही कॉफ़ी को कंज्यूम करना। तो जितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो सब नुकसान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल खाली थी, हमने उसमें उठते ही कॉफ़ी डाली। जो कैफ़ीन थी, जहाँ वो कैफ़ीन हमें फ़ायदे दे रही थी, नुकसान वो ज़्यादा देना शुरू हो जाती। और फिर हम सोच रहे होते हैं हमने ऐसा क्या किया है कि हम बीमार हो रहे हैं। सही है। अगर आपने कॉफ़ी मॉर्निंग में पीनी है, अपना ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट के कम से कम आधे या 45 मिनट्स के बाद आप कॉफ़ी पिएं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी अच्छी हेल्थ में जो है वो हेल्प करती है आपको। इवन हम कॉफ़ी के साथ अपनी स्लीप पैटर्न को अगर मैनेज करें तो हम प्रॉपर टाइम पे लें तो कॉफ़ी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब। सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी और ज़ैनब ने हमें बताया कि जी कि ये तो अभी तक बहस चल रही है, रिसर्चर्स के दरमियान एक बहस है, लेकिन हम अगर फॉलो कर लें जिस तरह से ज़ैनब ने हमें बताया तो हमारे लिए तमाम पॉजिटिव जो हैं असरात हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी, आपको फिजिकली भी देख लिया जाए, मेंटली भी देख लिया जाए, तो बेहतर आपके ऊपर असरात इसके होंगे। लेकिन एक्सेसिव
बिल्कुल जो है आपने कप्स लेने शुरू कर दिए हैं, एक्सेस है वो बहुत अच्छा ज़्यादा, नहीं तो है। वो अच्छी बात नहीं है। हम बड़े आगे और कुछ बिल्कुल, बात कर क्रिकेट लें, की बात कर लेते जिसमें हैं। नई तकर्रियों की कुछ बातें हो रही हैं, ज़राए कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल, ज़रा ये हमजा बता रहे हैं कि साबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है और साबिक कप्तान इससे कबल बैटिंग कोच की खिदमत भी दे चुके हैं। और T20 वर्ल्ड कप इन्होंने हमें जितवाया था, तब ये कप्तान थे। आकिब जावेद से मुलाकात हुई है और उनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि शायद उनको भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है या उनसे मशवरे लिए गए। ग्रास रूट लेवल की वो बात कर रहे थे कि उसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, अगर हम दूसरी जाने बात करें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, तो वहाँ कौमी T20 कप का जो मेला है वो भी जारी है और 11वें मैच में नॉर्दर्न की टीम ने सेंट्रल पंजाब का 201 रन का पहाड़ जैसा हदफ 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया और इसके साथ ही नॉर्दर्न की टीम पॉइंट्स टेबल पर अब दूसरे नंबर पर पहुंच और चुकी ऐसा ही है। और KP की जो टीम है वो भी कामयाब रही है सिंध के ख़िलाफ़। और ये सारी सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि मैचेस तो अच्छे हो रहे हैं, हमारे जो मिडिल ऑर्डर है वो भी एक्सपोज होता जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बता दीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिडिल ऑर्डर की। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं मिडिल ऑर्डर को लेके। हैदर बहुत बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं, उनको बायोसिक्योर बबल तोड़ने पर टीम से निकाला गया था, शायद उनकी कारकर्दगी पर तो नहीं निकाला गया था। अब हमें क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? शुएब मलिक भी हमारे सामने है, कल भी नॉट आउट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा आपको और इकरा को सुबह खैर। लेकिन मेरे ख्याल में हैदर अली को ये इस वक्त रखेंगे नहीं हमजा, जो लग रहा है मुझे, जो सूरत हाल है उसमें हैदर अली के चांसेस कम है। शोएब मलिक अलबत्ता आ सकते हैं, तजुर्बाकार खिलाड़ी। हैदर अली गुड बुक में नहीं थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, और आपने खुद मेंशन किया कि आखिरी लम्हे पर जब इंग्लैंड टीम जा रही थी बायोसिक्योर बबल तोड़ने पर, हैदर अली को जो है वो टीम के साथ नहीं ले जाया गया और उनकी जगह शोएब मकसूद गए थे। तो अब मैं समझता हूँ कि हैदर अली का तो चांस नहीं बन रहा, लेकिन शोएब मलिक का जरूर चांस बन रहा है। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफ़ों और तकर्रियों की, तो वो भी सिलसिला एक जारी है और फिर हम देखते हैं कि साबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इनको मौका देना चाहिए एक और दोबारा से? बिल्कुल इकरा, मुझे लग रहा है यूनुस खान के साथ साथ आकिब जावेद का नाम भी आ रहा है और रशीद राजा चाह रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स को जो बिल्कुल क्लियर हो, जिनके ऊपर कोई दाग ना लगा, उन प्लेयर्स को वो पाकिस्तानी टीम के साथ रखे। हालांकि मोइन खान का नाम आ रहा था, लेकिन मोइन खान के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उनका बेटा खेल रहा है, उनका भाई जो है डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यूनुस को जिम्मेदारी दी गई, हालांकि उनको हैंडल करना जरा मुश्किल काम है, लेकिन वो ईमानदार आदमी है, वो थोड़े गर्म मिजाज जरूर है, लेकिन वो उनकी मौजूदगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा साहब ये भी बता दीजिएगा, बॉलिंग के शोबे को देख लें हम तो इकॉनमी के हिसाब से तो वहाब रियाज जितने हमारे वर्ल्ड कप के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं बॉलर, उन सब में से बेहतर जा रहे हैं। धानी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं इस वक्त। आपको बॉलिंग के शोबे में ख़ास तौर पर अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, तब्दीली नज़र आ रही है और इमाद वसीम क्या ख़तरे में है प्लेइंग 11 के लिए नवाज़ की परफॉर्मेंस की वजह से? बिल्कुल, प्लेइंग 11 के लिए इमाद वसीम की जगह खतरे में, क्योंकि नवाज बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, और नवाज और इमाद वसीम की बॉलिंग में हमदा डिफरेंस है कि इमाद तेज करते हैं, नवाज जो है फ्लाइट भी देते हैं, गेंद को टर्न भी कराते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको प्रीफर करेंगे। और जहाँ तक आपने वहाब रियाज और शाहनवाज दहानी की बात की, अगर मैं हूँ सेलेक्टर तो मैं वहाब रियाज को तजुर्बे की वजह से लेकर जाऊँ, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, और शाहनवाज दहानी के साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की कि उसको घुमाते फिराते रहे, खिलाया नहीं, उसको टेस्ट मैचेस की टीम में डाल दिया, लेकिन उसका वक्त आएगा। आई थिंक द वे ही इज परफॉर्मिंग, अगर 2 चेंजेस भी आप करना चाहें फास्ट बॉलिंग के शोबे में कर सकते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे, और मोहम्मद वसीम अभी वसीम जूनियर जो हैं उनको अभी मौके हम बाद में भी दे सकते हैं, वो 20 बरस के, तो देखते हैं कि सिलेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अपनी कीमती राय दे रहे थे। वाकई ये सूरत हाल है जो हमें नज़र आ रही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी ठीक नहीं है और बॉलिंग में भी कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अब इसको अना का मसला कम अज़ कम नेशनल कप की परफॉर्मेंस देखते हुए बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं अब, क्योंकि आपको तो टीम बनती हुई नजर आ रही है, सारी टीम आपको बनती आपकी नज़र आ रही है सामने, और अगर अब तब्दीलियाँ हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि हमजा हम जिस तरह से जा रहे होंगे उसके लिए वर्ल्ड T20 के मैचेस के लिए जब जा रहे होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर परफॉर्मेंस। जीत हार होती है, लेकिन अपनी तैयारी तो दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी तैयारी हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी, कम अज़ कम प्लेइंग 11 तो हमारे ऐसा हो कि जिस पे हम भरोसा भी कर सकते हो। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।